हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपके झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सिलेबस हैं हिंदी के उसे रखा है आपके सामने। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और इससे संबंधित वीडियो आज मैं आपके लिए लाया हूँ और इसे मैं पूरा करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, दो हिंदी साहित्य के इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। दो राइटर, दो लेखक हैं उनके, पहला है रामचंद्र शुक्ल और दूसरा डॉक्टर नागेंद्र। तो हम लोग सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ते हैं और इसे हम देखेंगे और इससे संबंधित 2-3 या हो सकता है 4 वीडियो भी आए, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा चैप्टर होने वाला है। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ इसमें हम रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जानेंगे, परिचय, जीवन परिचय और हिंदी साहित्य जो इनके द्वारा लिखा गया है वो किस तरह से लिखा गया था, कहाँ सबसे पहले प्रकाशित हुआ था और फिर स्वतंत्र रूप से कब प्रकाशित हुआ, इसे हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इनके द्वारा कुछ और रचनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो क्या है, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास और किनके द्वारा, तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ है 4 अक्टूबर 1884 में। 4 अक्टूबर 1884 में कहाँ हुआ था, तो अगोना गांव है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ज़िला कौन सा है, बस्ती। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर 1884, अगोना गांव, बस्ती। अगोना याद रखिएगा, हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था। किनका नाम, पिता का नाम। इनके पिता कौन थे, तो पंडित चंद्रबली शुक्ल थे। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल है। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पहले ये पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल के पिता मिर्जापुर जिले में सदर कानूनगो थे, न्यायालय में ये कार्यरत थे, कानूनगो पद पर कार्य करते थे। ये पिताजी से संबंधित था। अब जो ऊपर का 2 पॉइंट है वो शिक्षा से संबंधित है रामचंद्र शुक्ल के, तो उसे देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पिता अरबी और फारसी भाषा के प्रेमी थे। 2 भाषा थी जो वो काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी उसमें उर्दू और फारसी भाषा पर जोर दिया गया था इनके पिताजी के द्वारा, ऐसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, किंतु और एक चीज़ है इन रामचंद्र शुक्ल में, इन्हें गणित बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो गणित में बहुत कमज़ोर थे, ये बताया गया है। यहाँ देख लीजिए, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, किंतु रामचंद्र शुक्ल का हिंदी भाषा की ओर लगाव था। हिंदी भाषा में उनका लगाव था और कुछ बुक्स वो साहित्य के, कहानियों के, निबंध के वो पढ़ते थे। इससे संबंधित है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी भाषा की ओर लगाव होने पर पिता से नज़र बचाकर चोरी चुपके हिंदी पढ़ा करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, वो पिताजी से नज़र बचाकर हिंदी पढ़ा करते थे। इम्पोर्टेंट है उनकी शिक्षा से संबंधित। और एक बात, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वह ज़्यादा नहीं पढ़े थे, वो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट पॉइंट उसी से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है, इसके आगे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, लेकिन वो अपने लेखन शैली से, उनके द्वारा जो लिखे गए हैं निबंध, निबंध लिखे गए हैं, आलोचनात्मक काव्य लिखे गए हैं और संपादित कुछ रचनाएं हैं, और उसी से उन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। आगे हम लोग देखेंगे उसे। यहाँ पर देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है, ये पॉइंट था। और यहाँ मैंने एक और पॉइंट लिखा है, जब ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करते हैं उसी के बाद वो एक नौकरी भी करने के लिए जाते हैं, उनके पिताजी उनकी नौकरी लगाते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद मिर्ज़ापुर में, कानूनगो जो पद था वो मिर्ज़ापुर में थे इनके पिताजी, तो वहीं पर मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी उनकी लगवाते हैं और वो आरंभ करते हैं, किंतु नौकरी उनके अनुकूल
इनकी रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्हें नौकरी में मन नहीं लगता है, क्योंकि उनका जो मन था वह साहित्य, हिंदी लेखन, ये सब में ज़्यादा मन लगता था, तो इसी के लिए वह नौकरी छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से उनका जो कार्य है, कार्य क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इससे आगे कुछ और एक दो पॉइंट हैं वो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से अच्छे से देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने 1904 में मिर्ज़ापुर में ही उन्होंने नौकरी छोड़ देते हैं। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने 1904 में मिर्ज़ापुर में मिशन स्कूल में चित्रकला, ड्राइंग के वो टीचर पर कार्य शुरू करते हैं। कहाँ पर और कब? 1904 मिर्ज़ापुर में मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक का कार्य शुरू करते हैं। और नीचे पॉइंट है, उन्हें साहित्य और ये सब पढ़ने में मन लगता था, इसी के लिए वो इस जगह पर अध्यापक रहते हुए में साथ में हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन भी जारी रखा। वो ड्राइंग के टीचर रहते हुए में भी इन सभी भाषाओं के, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी से संबंधित जितने भी साहित्य थे उनका अध्ययन वो करते रहे। और इसी बीच में उनके द्वारा बहुत सारे लेख, पत्र पत्रिकाएं भी जो लिखते थे वो छपी और उन्हें इससे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। लेख, पत्र पत्रिकाएं छपती रहती थी और उनकी ये काफ़ी प्रसिद्धि हुई और उन्हें लोग जानने लगे। और इसी के बाद जो उनकी जो पत्रिकाएं और लेख छपते थे, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है जुड़ा हुआ कि वर्ष 1909 में रामचंद्र शुक्ल को हिंदी शब्द सागर, एक संस्था थी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादन का कार्य काशी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा सौंपा गया। इसके दो अध्यक्ष थे, उन्होंने इनकी प्रसिद्धि को देखा और उसके बाद इन्हें मिर्ज़ापुर से इन्हें काशी बुलाया और काशी बुलाने के बाद हिंदी शब्द सागर एक संस्था थी, वहाँ पर सहायक संपादन का कार्य सौंपा। और इसी से संबंधित जो इनकी हिंदी साहित्य पर इतिहास है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे की वीडियो लास्ट में देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किए गए। कहाँ पर? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1919 में हिंदी प्राध्यापक नियुक्त किए गए, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, श्याम बाबू सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1919 में जब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक बने, उस वक्त हिंदी विभागाध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, तो बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1936 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। कौन? तो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए और अपने जीवन के अंत समय तक वह इस पद पर कार्यरत रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत से क्वेश्चन इनसे बनेंगे, मैं आगे बताने वाला हूँ और किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने जैसा बताया था कि अपने अंतिम समय तक वह हिंदी भाषा के जो विभागाध्यक्ष बने रहे थे, हिंदी विभाग के। तो उसी के बाद यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हो गई थी और वह हिंदी भाषा का जो विभाग था उसके विभागाध्यक्ष बने हुए थे। हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 2 फरवरी 1941 में, इसे भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म, मृत्यु और उनके द्वारा शिक्षा और उनके द्वारा जो नौकरी शुरू की गई प्रथम और किस तरह से वो आगे बढ़े, उसे हम लोगों ने देखा। अब जो हम लोग देखेंगे उनके जो लेखन हैं, उनके द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं, साहित्य लिखे गए हैं, उनसे संबंधित देखेंगे और ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पर बताऊँगा किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से देखिएगा। चलिए यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन कवि और निबंधकार के रूप में हुआ, लेखन शैली में नहीं हुआ था। जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लेख है,
तो उनके द्वारा जब शुरुआत में इनका हिंदी साहित्य में आगमन हुआ था, उस वक्त कवि और निबंधकार थे और ये दो चीज़ पर ही ये लेख लिखते थे। तो उनके द्वारा जो काव्य रचना है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित्र और अभिमन्यु वध, इसे याद रखिएगा। ये इनके द्वारा काव्य रचना की गई थी। कौन सी? तो बुद्ध चरित्र और अभिमन्यु वध। अब हम लोग इनकी रचना के बारे में देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल की कृतियां 3 प्रकार की हैं। यहाँ मैंने मौलिक लिखा है। मौलिक इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी कृतियां हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा, जैसे एक संपादन रचना भी है, तो वो संपादित इनके द्वारा किया गया है, कृतियां हैं। लेकिन इनकी जो मूल कृतियां हैं, इनके द्वारा मूल रचना है, वो 3 प्रकार की हैं। वो किस कैसे कैसे हैं, मैंने यहाँ तीनों लिखा है और अलग अलग लिखा है, उसे एक नज़र में देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है आलोचनात्मक ग्रंथ। इसमें इन्होंने कुछ रचनाकार में उनके द्वारा जो लिखा गया है उनकी आलोचना किए हैं, और किस तरह से, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर उस तरह का पढ़ने के लिए मिला तब। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, तो हम लोग उसी को देखेंगे और यहाँ पर हम लोग छोटे से तौर पर जितने जानकारी आवश्यक है उतना ही देखेंगे। तो उनकी जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं उसमें क्या क्या है, तो एक सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, पर शुक्ल द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे देख लीजिए, एक है काव्य में रहस्यवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके जो ये लेख हैं इस पर इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया था, लास्ट पॉइंट है वो मैं बताऊंगा। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि शुक्ल जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। तो आपने देखा आलोचनात्मक ग्रंथ उनमें कौन कौन से हैं, इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है कि सूरदास, तुलसीदास, जायसी या कोई और एक होंगे, उनका नाम दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि इनमें से कौन रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है निबंधात्मक ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए। इसमें एक निबंध लिखा गया है चिंतामणि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा है कि पूछा गया है कि चिंतामणि निबंध जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल। और इसी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ 2 भागों में संग्रहित है, 2 भाग में बटा हुआ है, 2 भागों को जोड़कर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि निबंध चिंतामणि कितने भागों में संग्रहित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद और एक निबंध लिखा गया, वह है विचार विधि। उसके बाद एक निबंध है मित्रता और एक निबंध है अध्ययन। ये सब उनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लिखे गए हैं, तो इसे याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिंतामणि, इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और थर्ड में है ऐतिहासिक ग्रंथ, जो हम लोगों को पढ़ना है। ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हमें पढ़ना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह रामचंद्र शुक्ल का अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, यह अब तक के जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं, जितने लेखकों के द्वारा, कितने विद्वानों के द्वारा, उनमें सबसे सुव्यवस्थित और प्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसे माना गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इनके द्वारा, मैंने जैसा बताया था कि मौलिक रचनाएं जो है वो 3 थी, वो 1, 2, 3 हम लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ और संपादित कृतियाँ हैं इनकी, वो कौन कौन सी है उसे देख लेते हैं एक नज़र में। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित कृतियाँ कौन कौन सी है, तो जायसी ग्रंथावली है, तुलसी ग्रंथावली, सूरदास ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार है, हिंदी शब्द सागर पत्रिका थी जहां उन्होंने सहायक संपादक का कार्य किया था, तो ये जो पत्रिका वहां से थी उसका भी संपादन किया था इन्होंने। और नागरिक प्रचारणी पत्रिका एक है, उसका भी संपादन, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, उसका भी संपादन इन्होंने किया है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के जो द्वारा लिखा गया है उसमें उनकी भाषा किस प्रकार की रही है।
तो उसे देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी साहित्यिक लेखन में संस्कृत मिश्रित शुद्ध खड़ी बोली, उनके द्वारा जो शब्द और भाषा का प्रयोग किया गया है वह क्या है? संस्कृत मिश्रित शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे मैंने 3 पॉइंट लिखा है, उसे देख लेते हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें भाषा किस भाषा में शब्द प्रधान कौन सा है? तो इनकी साहित्यिक भाषा में तत्सम शब्द प्रधान है। इसे याद रखिएगा, तत्सम शब्द प्रधान है। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने लेखन में उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का न के बराबर प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा अपनी रचनाओं के वाक्यों में ओज लाने के लिए, ओज मीन्स सुंदरता, जिसे कोई देखे या पढ़े तो उसे ज़्यादा अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, तो अपने वाक्यों में ओज लाने के लिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारिक भाषा आप जान रहे हैं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के सिलेबस में अलंकार, छंद दिया हुआ है, वो हम लोगों को पढ़ना है, रस। तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा आगे। पहले आज हम लोग जो देख रहे हैं इसे देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसे जानते हैं कि वाक्यों में ओज लाने के लिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब हम लोग जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उससे संबंधित 3-4 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे देखते हैं। यहाँ है पहला, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर लेखन परंपरा की शुरुआत की। मैं बता दूं कि इसके पहले भी बहुत सारे विद्वान हुए थे जिन्होंने पहले रचनाएं लिखी जाती थी, काव्य लिखे जाते थे, कहानियाँ, निबंध, ये सब, लेकिन लेख हिंदी साहित्य का इतिहास पर लेख किन्होंने नहीं लिखा था, किन्हीं भी ने नहीं लिखा था। और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य पर जो लेख लिखा गया है वह लेखन परंपरा की शुरुआत माना गया है इसी के लिए, क्योंकि इससे पहले लेखन परंपरा की शुरुआत नहीं हुई थी। तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2-3 पॉइंट हैं उनके हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। हिंदी साहित्य में लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रामाणिक और सुव्यवस्थित इतिहास माना गया है। व्यवस्थित है। आप जब काल विभाजन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है उसका काल विभाजन वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित रूप में इनके द्वारा लिखा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लेखकों ने इससे पहले भी लिखा है, लेकिन जितना प्रामाणिक और व्यवस्थित रामचंद्र शुक्ल के जी के द्वारा लिखा गया है, इतना व्यवस्थित किन्हीं और के द्वारा लिखा गया नहीं है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये हिंदी शब्द सागर क्या है? तो जहाँ पर इन्होंने सहायक संपादन का कार्य शुरू किया गया था वो वही संस्था है हिंदी शब्द सागर, और इसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। स्वतंत्र पुस्तक के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये भूमिका के रूप में लिखा गया था। किसके लिए? तो हिंदी शब्द सागर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसी के नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्वतंत्र रूप से कब ये प्रकाशित हुआ। लिखा तो जा चुका था, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। तो देख लीजिए यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? तो यह हुआ है 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ है 1929 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब प्रकाशित हुआ है। और देखिए यहाँ पर नीचे उन्हें 2 पुरस्कार प्राप्त हुए थे। ऐसा कुछ बड़ा पुरस्कार नहीं दिया गया है, जैसे कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ या फिर पद्म भूषण, इस संबंधित कुछ भी पुरस्कार नहीं दिया गया है, लेकिन 2 पुरस्कार दिए गए हैं। उन्हें हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं क्या है। तो पहला है काव्य में रहस्यवाद। फर्स्ट पेज में हम लोगों ने देखा था इसे, काव्य में रहस्यवाद। सेकंड पेज में देखा था रचनाओं में काव्य में रहस्यवाद निबंध के लिए हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा
500 रुपये का उन्हें पारितोष दिया गया था। किसके द्वारा? तो हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा काव्य में रहस्यवाद के लिए 500 रुपये का पारितोष दिया गया था। और नेक्स्ट है चिंतामणि, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिंतामणि पर लिखे गए निबंध के लिए हिंदी साहित्यिक सम्मेलन जो प्रयाग में हुआ था, वहां पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो ये 2 पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था, एक 500 रुपये का हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा और 1200 रुपये का हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में जो हुआ था वहां पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट पॉइंट था। आपने देखा इसमें से बहुत सारी चीज़ और बहुत सारे पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। इन्हें अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उसमें काल विभाजन सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल के बारे में भी उन्हें बताइए अगर वो नहीं जानते हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।